बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 16 का, सेक्शन नंबर 7। इसमें जो है वो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो इस साल का है। इसमें हमें फर्स्ट 6 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो गिवन है। इनमें से 2 जो है वो होमवर्क में गिवन है और 4 जो है वो क्लास वर्क में गिवन थे। तो सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें डेट इज़ इम्पोर्टेंट वन और ये रिलेटेड है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट जो है, और इसमें साइनसोइडल करंट हैज़ आर एम एस वैल्यू यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। बड़ा सिंपल है जी, और ये नंबर ऑफ टाइम पास पेपर में भी आ चुका है। हमें पता है आई आर एम एस हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, आई नॉट। आई नॉट मीन हमें पीक वैल्यू फाइंड करनी है। एंड वेरी सिंपल जी, वी डू नो द फॉर्मूला आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। और यहाँ से अगर आई नॉट फाइंड करना हो तो इट इम्प्लाइज डैट यहाँ से आई नॉट जो है डैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आई आर एम एस। स्क्वायर रूट 2 जो है 1.414 होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी 14.14 एम्पियर। ये आपकी पीक वैल्यू है। हमें आई आर एम एस गिवन था और यहाँ से पीक वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हमें ना 2 फॉर्मूले यहाँ पर जो है वो एक मल्टीपल चॉइस के लिए पता होने चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल है जी। आई आई आर एम एस गिवन थी और हमें आई नॉट फाइंड करना था। मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि देखो हमारे पास ना फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू यानी आई आर एम एस, ये आई आर एम एस इज इक्वल टू वी से आई नॉट ओवर ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में है तो 1/√2 जो है वो होता है 0.707। अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो 1/√2 जो है वो 0.707 होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स आई नॉट। सो अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आई नॉट यानी पीक वैल्यू गिवन हो, आई आर एम एस पूछ रहा हो, तो आपने 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ज़रा गौर करें, जैसे यहाँ पर है कि आपसे उसने आपको आई आर एम एस गिवन है और पीक वैल्यू फाइंड करनी है। पीक वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये 1/√2 था जो कि 0.0707 था। लेकिन पीक वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो ये √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 1.414 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ हम इसको 1.414 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें पीक वैल्यू फाइंड करनी हो और आई आर एम एस गिवन हो। और अगर हमें आई आर एम एस फाइंड करना हो और पीक वैल्यू गिवन हो तो उसको हम 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका ख्याल रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपने इसको जो है वो पेपर में भी लिख देना है। पूछ रहा है कि नेम द डिवाइसेस दैट परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। ए पार्ट में हमें पता है इंडक्टर इज अ डिवाइस विच परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजेज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है, जो कि इंडक्टर जो है वो इंडक्टिंग कॉइल्स होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यूसली अपोज करती हैं, बट डायरेक्ट करंट जो है वो विदाउट एनी जो है वो रेजिस्टेंस उसमें से पास कर सकता है। लेकिन कैपेसिटर जो है डेट विल फ्लो परमिट द फ्लो ऑफ कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। ये ऑलरेडी हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सो आंसर आपने सिंपल इसी तरह से इसका लिख देना। सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसने पूछी है तो आपने इन्फॉर्मेशन के से ही आपने इसको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन समटाइम स्टूडेंट जो है सिर्फ नाम लिख देते हैं, मतलब ए लिख के वो लिख देते हैं इंडक्टर, बी लिख के लिख देते हैं कैपेसिटर। तो आपने कंप्लीट लाइन लिखनी है प्रॉपर, ऐसे जैसे ये आपको मेंशन हुआ हुआ क्वेश्चन। थर्ड वन जी डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड पेपर में जो है वो रिपीट हो चुका है। हाउ मेनी टाइम्स per second an incandescent lamp reach the maximum brilliance when connected to a 50 Hz source। अब देखिए आप इनकैंडिसेंट लैम्प जो है रीचेस टू मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स। 100 टाइम्स कैसे दी? देखो इनकैंडिसेंट लैम्प जो है वो आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच किया और एसी साइकिल इन 1 एसी साइकिल की बात करें तो करंट जो है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम होता है।
एक पॉजिटिव हाफ के लिए और एक नेगेटिव हाफ के लिए। इन वन साइकिल जो है करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन एक दफ़ा रिवर्स करता है, लेकिन पीक वैल्यू इसकी 2 टाइम्स आती है, एक पॉजिटिव हाफ के लिए और एक नेगेटिव हाफ के लिए। इसका मतलब है एज द फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में उसमें 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी चेंज करती हैं। सो इट मीन्स कि 1 सेकंड में जो मैक्सिमम ब्रिलियंस आएगी वो 50 इंटू 2 मीन 100 टाइम्स आएगी। सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि इन कंप्लीट साइकिल 2 दफ़ा पीक वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव पीक पे एक नेगेटिव पीक पे, और चूँकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है तो इट मीन्स कि 50 टाइम्स उसने पोलैरिटी चेंज करनी है। अगर 50 टाइम वो पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो इसका मतलब 50 टाइम्स पॉजिटिव पीक आएगी और 50 टाइम्स नेगेटिव पीक आएगी। तो 50 इंटू 2 मीन 100 टाइम्स। तो जो इनकैंडिसेंट लैम्प इस एसी सोर्स के साथ अटैच है वो अपनी जो मैक्सिमम ब्रिलियंस है वो कितने टाइम्स उसकी मिलेगी, 100 टाइम्स जो है उसको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दैट इज आल्सो सिंपल वन। कहते हैं जी, सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, और एक आयरन कोर इंडक्टर कह रहे जी, ए स्विच अ डीसी सोर्स, उसके साथ एक डीसी सोर्स अटैच किया है। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर इंटरवल इट इज रीओपन, एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स। सो इट्स सिंपल टू एक्सप्लेन। कोशिश करनी है कि इसको इस तरह से लाइन वाइज पैराग्राफ ना बनाएं, थोड़ा बीच में जो है वो उसको पैराग्राफ ब्रेक करके आंसर लिखना आपने, चूँकि इट्स अ प्रैक्टिकल आंसर, तो कोशिश करनी है कि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। कंसीडर सीरीज, इसमें डायग्राम्स लाजमी है। कंसीडर सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन आयरन कोर इंडक्टर, स्विच एंड डीसी सोर्स। व्हेन स्विच इज कहता है जी क्लोज्ड, करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। जब स्विच क्लोज कर देंगे तो करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जो है पहुंच जाएगा। आपने स्विच क्लोज किया तो करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, 0 से मैक्सिमम हो गया। अब चेंजिंग करंट हमें पता है प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे अगर करंट 0 से मैक्सिमम हुआ है तो ज़ाहिर है फ्लक्स जो है वो इस कॉइल के थ्रू वो भी 0 से जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब फ्लक्स भी उसमें से 0 से मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके क्रॉस जो है इसके क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस हो गई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो व्हेन द करंट बिकम स्टेडी। अब जो ही करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम होकर स्टेडी करंट हो गया, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चेंजिंग करंट विल इंड्यूस जो है वो ईएमएफ। और जब स्विच जो रीओपन करेंगे अगेन ऐसे होगा, अगेन क्या होगा, करंट जो है वो मैक्सिमम से जो है वो क्या होगा, मिनिमम। अगेन मैक्सिमम से मिनिमम होगा, फिर से क्या आया है, चेंज इन करंट। और जब फिर से चेंज इन करंट आएगा अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इसको हम जो है बैक ईएमएफ भी समटाइम्स बोल होते हैं। सो अब देखें कि इसका मतलब है जब आप रीओपन करोगे या एट द स्विच ऑफ एंड्स ऑफ द स्विच जो है, तो अब क्या होगा, कहता है when this back EMF has a sufficiently large value it produces a spark at the end of the switch contents। जब आपने स्विच को रीओपन करना है तो वो जो बैक ईएमएफ की वजह से वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर उसने करंट की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हुई हुई है उसने कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी डिसिपेट करनी है ना। अब सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। अब उसने अगर एनर्जी स्टोर की है और आप ने स्विच को रीओपन किया है तो उसने अपनी एनर्जी को लॉस कहीं ना कहीं तो करना है ना, तो वो स्विच के कॉन्टैक्ट से क्रॉस होकर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए स्विच के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जो है वो एक स्पार्क प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और दिस स्पार्क जो है इट वाज प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक ईएमएफ, या आप कह सकते हो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 16.5, डेट इज़ आल्सो वेरी सिंपल और पेपर पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो मार्क्स जो है वो कंफर्म होते हैं, वजह चूँकि मैथमेटिकल है और है भी बड़ा सिंपल। इसमें पूछा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो इंडक्टर की रिएक्टेंस के साथ क्या होता है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस के साथ क्या होता है। वेरी सिंपल, एज वी नो दैट रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज गिवन बाय एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको हम ओमेगा को 2π/f भी बोलते हो। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है तो रेफरेंस देना ज़रूरी है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसमें जी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो हैंस वी कैन से डैट कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो एक्सएल जो है वो आल्सो डबल हो जाएगा। सेकंड में जी रिएक्टेंस एक्सएल ऑफ द कैपेसिटर जो है वो एक्स सी, सॉरी यहाँ आएगा एक्स सी ऑफ द जो कैपेसिटर है
रिएक्टेंस जो है एक्स सी ऑफ द कैपेसिटर जो है इसमें 1/मेगा-c के इक्वल होती है, और इसका मतलब है इज इक्वल टू 1/2πfc, और हम कह सकते हैं एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसमें चूँकि फ्रीक्वेंसी के ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो यहाँ एक्स जो है वो हाफ हो जाएगी। सो वेरी सिंपल, इसमें चूँकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डबल करने से डबल हो जाएगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डबल करने से हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है जी इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है 16.6, कहता है आर एल एक सर्किट है हमारे पास, और इट विल बी कहता है दी करंट लैग और लीड वोल्टेज इलस्ट्रेट योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। हमने आर एल सीरीज सर्किट जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई सुजेस्ट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज के हैं वो तो 6 ही प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, लेकिन इसमें बच्चों याद रखना है कि हमें ना विद इन द चैप्टर भी ज़ाहिर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो आपने जो फेज़ डायग्राम्स हैं वो सारी प्रिपेयर करनी है। कौन कौन सी इसमें एसी थ्रू जो है वो प्योर कैपेसिटर सर्किट की फेज़ डायग्राम क्या होती है, उसमें हमने पढ़ा था कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड्स जो है वो बाय जो है करंट π/2। फिर आरसी सर्किट पढ़ा था, आरएल सर्किट पढ़ा था। ये चारों की ना आपने फेज़ डायग्राम लाजमी जो है वो प्रिपेयर करनी है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें देखें इलस्ट्रेट योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम से हम देख लेते हैं, इन आरएल सर्किट जो है वोल्टेज लीड करंट बाय एन एंगल थीटा। यहाँ π/2 नहीं होता था, π/2 जो है वो फिर मैं बोल रहा हूँ वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है। आरसी और आरएल सीरीज सर्किट में हम कहते थे कि जो फेज एंगल है वो आपका क्या होता है थीटा, और वो हम वेक्टर डायग्राम से फाइंड करते थे यहाँ पर। इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये वी एल जो है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो करंट से लीड कर रही है। कौन सा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर से जो है वो 90 के एंगल पे है। यहाँ पर देखें कि ये जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज थी, ये वाली बी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी, और ये एंगल है थीटा। अब चूँकि ये हमने इसको रेफरेंस लिया होता था, इस करंट को इसको रेफरेंस लिया होता था, तो जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो इस रेफरेंस से आगे है। कितना आगे है? थीटा एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते होते थे कंसीडर द वेक्टर डायग्राम आर एल सर्किट that is clear from the diagram that voltage leads current by theta which is given by theta is equal to tangent inverse, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो वी एल ओवर वी आर। ठीक है जी, अब वी एल की वैल्यू पुट कर दें, आई आर एम एस इंटू एक्स एल और आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फेज एंगल आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन आर एल सीरीज सर्किट द वोल्टेज लीड्स करंट बाय एन एंगल थीटा एंड दैट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। सो दैट इज सिंपल वन जी, इसको इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। सो आई सजेस्ट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेज डायग्राम है जो हमने सारे पढ़े हैं टॉपिक जो है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आर सी आर एल, ये आप लोगों ने जो है वो ज़रूर इसी फॉर्मेट में लर्न करना है, चूँकि इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हमें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ये होमवर्क में गिवन है या क्लास वर्क में गिवन है। ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो गिवन है 16.1 से लेकर 16.10 तक, और एग्जांपल्स भी हमें सारी करनी है। मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करवा रहा हूँ और एग्जांपल्स एज ए होमवर्क आपने करनी है, क्योंकि वो बुक में भी सॉल्व होगी। सो आई डोंट थिंक जो में कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जांपल्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो लर्न हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं। डिस्कस करते हैं जी 16.1 जो है वेरी वेरी सिंपल। कहते हैं जी इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इज गिवन बाय, आपको उसकी इक्वेशन गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम एंड वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट हमें फाइंड करना है। देखो बेटा इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन जो गिवन है वो है हमें आई इज इक्वल टू आई 20 साइन 100πt। आई एम एस फाइंड करना है, आई नॉट यानी पीक वैल्यू फाइंड करनी है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। अच्छा हमें जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन का पता है। ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन इंटू 2πft, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ये हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन है। ठीक है जी,
तो हमें जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई FT। ये हमें पता है कि ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, 2 पाई FT, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन जो है वो I इज इक्वल टू 20, ठीक है, साइन, उसके बाद क्या रहा है 100 पाई T, 100 पाई × T, ये हमें जो है वो गिवन इक्वेशन है। अब देख सकते हो कि बड़ा सिंपल है कि आई नॉट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, तो आई नॉट जो है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है 20, तो सीधा सीधा आंसर आई नॉट का आंसर 20 आ गया। 2 पाई F जो है उसकी जगह देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100 पाई, इसका मतलब उसको कंपेयर करेंगे तो 2 पाई F इज इक्वल 100 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 हर्ट्ज। अब देखो पीक वैल्यू हमें गिवन है आई नॉट, हमें क्या फाइंड करना है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस क्या होता है 0.707 आई नॉट, यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास थर्ड आंसर भी आ जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इसी तरह से एज इट इज़ लर्न करना है। इस तरह का ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको इक्वेशन गिवन हो और वहाँ से इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, आई आर एम एस, पीक वैल्यू या फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। सो इट्स ईजी वन जी। नेक्स्ट 16.2 जो है, इसमें कहता है जी एक साइनोसॉइडल जो है वो हमारे पास AC हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, आपको पीक वैल्यू गिवन है, आई नॉट इज़ 15, आई आर एम एस फाइंड करना है। उसके बाद आपको कहता है जी कि इफ़ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड बिकमिंग पॉजिटिव, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर, हमें टाइम गिवन है और उसके बाद कहता है इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, वो हमें पता है कैसे फाइंड करना है, आई नॉट गिवन है और आई फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन है, उसके ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स सी स्टार्ट। बहुत सिंपल है, इसमें जी हमने करना क्या है जस्ट हमें आई आर एम एस सबसे पहले जो है वो फाइंड कर लेना, और वो बड़ा सिंपल है 0.707 आई नॉट हमें गिवन है 15, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई आर एम एस हमारे पास आ गया 10.605, तो 10.6 इज द आंसर अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा जो है हमें ओरिजिनल इक्वेशन पता है जी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई FT, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज फाउंड बाय दिस इक्वेशन। आई नॉट हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ गिवन है, टाइम इंटरवल भी यहाँ गिवन है, तो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड गेट द आंसर। सो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की है, और जो इंस्टेंटेनियस टाइम हमें गिवन था उसकी वैल्यू हमें पुट की है। तो यहाँ ज़रा गौर से देखें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 100, 300 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा पाई/3। अच्छा, पाई जो है वो हम किसको बोल रहे होते हैं 180 को बोल रहे होते हैं, तो यहाँ से 3 जो है जब ये 180 एंगल से जो है वो इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा साइन 60 हमारे पास होता है 0.866, तो यहाँ से हमारे पास आंसर 12.9 या अप्रॉक्सीमेटली बुक अकॉर्डिंग जो है वो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 एम्पियर आ जाएगा। तो जस्ट व्हाट वी डिड, वी जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ गिवन वैल्यूज इन द इंस्टेंटेनियस फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई/FT। हमने तीन वैल्यूज पुट करी हैं, पीक वैल्यू की, आई नॉट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और जो इंस्टेंटेनियस हमें टाइम गिवन था उसकी वैल्यू पुट की है, एंड वी हैव गेट द आंसर 13 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16.3, दैट इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जी। और इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमें दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, करंट की और दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस की यानी XL की। और AC वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज जो है वो 220 और जो है वो हमें साथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और इंडक्टेंस भी गिवन है, डेट इज 10 हेनरी। तो वोल्टेज ही 220, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस जो है वो 10 हेनरी, ये हमें गिवन है। हमें करंट फाइंड करना है और साथ जो है वो कहता है जी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इसको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट जी, दैट इज आल्सो सिंपल वन। हमें सिर्फ फॉर्मूलाज यहाँ पता होना चाहिए। ए पार्ट जो है उसमें हमें ना कहते हैं जी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट भी आ जाएगा। सो इसमें जो है वो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले फाइंड कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में है हमें बी पार्ट जो है वो पहले फाइंड करना है, ए पार्ट बाद में फाइंड करना है, ठीक है जी। इसमें बी फर्स्ट है, एक्सएल इज इक्वल टू, चूँकि हमें पता है ओमेगा एल होता है,
और ओमेगा एल किसके इक्वल होता है 2πfl। अब देखें कि सिंपली हमें वैल्यूज़ गिवन है और इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है एंड विल गेट द आंसर। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस गिवन है 10, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर। इसमें ओवरऑल देखो कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है खासतौर पर जो मैथमेटिकल होते हैं इस तरह के, जैसे कि यहाँ चैप्टर 16 के हैं, वी जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला। फार्मूला जो है वो अगर पता है तो अब इजीली जो है वो इनको फाइंड कर सकते हो, जस्ट जो है अपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, अब हमारे पास ना इंडक्टेंस आ गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई है। अब हमें ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो बाय ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इज इक्वल टू, जैसे आई आर है तो ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आप फार्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल यहाँ रेजिस्टेंस है ना, तो आमतौर पे ओहम्स लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर लिखते हो, तो ये एक्सएल जो है बेसिकली इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V ओवर एक्सएल। जस्ट वैल्यूज पुट करें, V की वैल्यू 220 गिवन है, ये इंस्टेंटेनियस यानी VRMS वैल्यू है, और एक्सएल जो है वो आपने फर्स्ट जो पार्ट था ये वाला इसमें से फाइंड कर ली, जहाँ वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो सेकंड में जो है वो आप जो है वो यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हो, ओहम्स लॉ जो है वो के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड में आपने ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई किया है, V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दैट इज़ आल्सो वेरी इजी, और इसमें भी जैसे मैंने कहा कि सिर्फ यहाँ फॉर्मूला आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, और यू नीड टू नो के यहाँ पर हम डेटा जो है उसको कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडक्टेंस आपको गिवन है 1/π हेनरी, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। इस सर्किट की रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2000 पाई ओहम, तो वो भी हमें गिवन है। आर जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस जो है। अच्छा, अब देखो कि ये जो सर्किट है अगर आप गौर करें तो इसमें हमें उसने क्लियर बता दिया है कि हमें आर और एल, तो इसका मतलब है ये आर एल सीरीज सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है वो सर्किट जो है वो कौन सा है, आर एल सीरीज सर्किट है। तो आर एल सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर वो सर्किट जो है उसको जेहन में रखना, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, साथ टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें बड़ा सिंपल है कि हमें जो है वो गिवन क्या क्या है, इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सएल और जी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आर एल सीरीज सर्किट में हमें पता है सिंपल, एक्सएल जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल जो है वो ओमेगा एल और ओमेगा 2πf। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है और इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 1/5। पाई पाई से यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपके पास आंसर 100 हर्ट्ज आ जाएगा। और व्हाट अबाउट द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द आरएल सीरीज सर्किट जो है उसकी डायग्राम भी हमने ड्रॉ की थी लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व भी किया था। किसके इक्वल होता है, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सो आर एल सीरीज सर्किट जो है उसकी इम्पीडेंस डायग्राम यहाँ पर जो है अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। इम्पीडेंस डायग्राम जो है इसकी अगर आपको याद हो तो कुछ यूँ थी, इम्पीडेंस डायग्राम आर, ठीक है, इसको हम कह रहे होते थे एक्स एल इम्पीडेंस डायग्राम में। ठीक है, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम कहते थे इम्पीडेंस। यानी कि यहाँ से अगर हम इसका रिजल्टेंट ले लें तो ये जो इनका रिजल्टेंट है ये आता है इम्पीडेंस। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई इम्पीडेंस, और इसको हम एंगल क्या बोल रहे थे, थीटा। तो ये एक्सएल है तो ये भी एक्सएल है, तो एक्सएल ओवर आर जो है। अच्छा, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और यहाँ से हमें जी यानी इम्पीडेंस फाइंड करना है। तो जी इज इक्वल टू एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जस्ट आपने वैल्यू पुट किया एंड विल गेट द आंसर। यहाँ से हम फेज एंगल भी फाइंड कर सकते हैं जिसको हम यहाँ थीटा जो है बोलते हैं, तो अगर वो यहाँ पे हमें पूछा होता तो हम वो भी फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट जो है जी इंडक्टर जो है वो कहता है जी प्योर इंडक्टर सर्किट है, और इसमें हमें इंडक्टेंस गिवन है कनेक्टेड टू अ सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड करनी है, आईआरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, और फेज डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है। सो इसमें जी हमें फर्स्ट पार्ट में डेटा जो है इंडक्टेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है।
हमें ये आई करंट पीक वैल्यू फाइंड करनी है, IRMS फाइंड करनी है और फेज डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा था, अगर हमें फेज डिफरेंस पूछा हो तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पीक वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो गिवन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो अगर आप और करें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो बहुत सिंपल हो गया जी हमारे पास क्या कि यहाँ 350 जो है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है हमें गिवन वाली इक्वेशन में, वी नॉट की जगह 350 लिखा हुआ है। इसका मतलब है पीक वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से आ गई कितनी, 350। ठीक हो गया। अब देखिए 100 पाई जो है यहाँ उसकी जगह क्या लिखा, 2 पाई एफ। तो इनको कंपेयर किया जस्ट इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखें जो हमें गिवन इक्वेशन है वो हमारे गिवन जो इक्वेशन है वो कौन सी है, गिवन इक्वेशन इज 1 और जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो 2। जस्ट हमें कंपेयर करना है। तो वी नॉट जो है वहाँ से हमें नज़र आ रहा है वो 350 है और 100 पाई जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। पीक वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 350 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 2 पाई एफ इज इक्वल 100 पाई है, 2 एफ इज इक्वल टू 100 पाई और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास पीक वोल्टेज भी आ गई और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। लेकिन हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, हमें जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से देखें आई नॉट जो है वो हमें पता है V इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जी। यहाँ से ज़ाहिर है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपने ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है जी। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जी हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करें वी नॉट ओवर जी। अब इम्पिडेंस जो है इस सर्किट की, चूँकि ये RL सीरीज सर्किट है, तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है वो उसकी इम्पिडेंस डायग्राम से देखा है कि RL सीरीज सर्किट में हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट ओवर जी की वैल्यू पुट कर दें, जी इज स्क्वेयर रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास जो है वो आई इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जो है वो R स्क्वेयर प्लस एक्सएल किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप यहाँ से जी की वैल्यू जो है वो आप सेपरेटली कैलकुलेट करें, बजाय कि इस इक्वेशन में आप पुट करें और उसको सॉल्व करें। आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। सो इस क्वेश्चन में जस्ट सिंपल ये है कि हमें ना पहले इसकी जी की यानी इम्पिडेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले एक्सएल की वैल्यू पता होना चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस तो गिवन है लेकिन एक्सएल नहीं गिवन। एक्सएल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली है 50 हर्ट्ज, और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इम्पिडेंस जो आ जाएगी। ठीक है जी। इम्पिडेंस जो है वो यहाँ पर पुट करने के बाद फ्री जो वोल्टेज है वो तो 350 है, इम्पिडेंस यहाँ से देखिए आपकी आ रही है 302। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाएगा 1.16 एम्पियर। आगे आई आर एम एस फाइंड करना है तो वो तो इशू कोई नहीं है, चूँकि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.707 होता है। तो आपने जस्ट जो है इसको 0.707 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर, आई आर एम एस आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें उसने कहा क्या था, फेज एंगल फाइंड करना। तो फेज एंगल जो है आर एल सर्किट का वो हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। तो यहाँ पर जस्ट आप जो है एक्स एल ओमेगा एल है, ये मैंने अभी आपसे कहा कि एक्स एल जो है वो सेपरेटली भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स एल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा एल ओवर आर, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 82.4। इन दिस क्वेश्चन आई सजेस्ट के जैसे उसने ना यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई हैं, तो आपने ना 1 बाय 1 करना है। पहले देखें आप यहाँ पर जो है वो पीक वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ के फॉर्मूले से V इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जी से यहाँ से आई नॉट पीक वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आई सजेस्ट के जी जो है यानी इम्पिडेंस जो है वो पहले आप सेपरेट फाइंड कर लें, उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना चाह रहे हैं यानी जी की वैल्यू यहीं पुट कर दी, स्क्वायर रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर है यहाँ पर XL स्क्वेयर, तो आपके पास जो है वो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 16.6 जो है जी, इसमें बहुत सिंपल है, 10 मिली हेनरी 20 ओहम और 240 वोल्ट 180 पाई ओवर पाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और इंडक्टेंस गिवन है। पावर डिसिपेशन जो है वो हमें फाइंड करनी है।
देखो बेटा, बात ये है कि यहाँ पे इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। पावर डिसिपेशन जो है उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर के लिए यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो आपके पास क्या है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, और साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा पावर फैक्टर, जिसको हम कहते थे कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ जो पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होना वो कॉज ऑफ थीटा है। वैसे तो सिंपल जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई आर एम एस वी आर एम एस, आई इंटू वी। लेकिन ये जो एडिशनल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज ऑफ थीटा, क्यों? क्योंकि इसको कहते थे पावर फैक्टर। यहाँ पर करंट और वोल्टेज इन फेज ना हो तो ये पावर फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। वैसे तो पावर का फॉर्मूला सिंपल है, पी इज इक्वल टू वी आई, वी इंटू आई, ठीक है। ये कब यूज़ होगा? जब करंट और वोल्टेज इन फेज हो। अगर करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं है तो साथ इस इन दोनों के साथ पी वी आई के साथ एक पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम कहते थे कॉस थीटा। इसको हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो पावर फैक्टर जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्चुअली हमारा ना फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखें, पहले हमें पावर फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ज़ाहिर है यहाँ पर हमें वोल्टेज तो गिवन है, करंट हमें फाइंड करना पड़ेगा और पावर फैक्टर। तो जी देखें, एक्सएल जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल के। तो यहाँ से आप इंडक्टेंस जो है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 180/पाई, फ्रीक्वेंसी इज 10, और इंडक्टेंस सॉरी फ्रीक्वेंसी इज 180/पाई और इंडक्टेंस इज 10 × 10⁻³ यहाँ से हमारे पास एक्सएल आ गया, ठीक है। अब जी जो है इम्पिडेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इम्पिडेंस भी आ गई हमारे पास। तो यहाँ से आई आर एम एस जो है वो हमें पता है वी आर एम एस ओवर जी होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमें ना वोल्टेज तो गिवन थी, क्या नहीं गिवन था, इम्पिडेंस नहीं गिवन थी। तो इम्पिडेंस हमने इस फॉर्मूले से, इस प्रोसीजर से पहले इम्पिडेंस फाइंड की है, ठीक है जी। ये इम्पिडेंस जो है वो यहाँ से जो आ गई है हमारे पास, इस इम्पिडेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, तो हमारे पास आई आर एम एस आ गया। उसके बाद जो है हमें फेज़ फाइंड करना है, चूँकि हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे थे। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सएल ओवर आर। यहाँ से आप जो है वो फेज़ फाइंड करेंगे तो फेज़ हमारे पास 10.20 आ गया। अब देखिए हैंस जो है वो एंड पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, पी इज इक्वल वी आई कॉस थीटा। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर वी आई वाला सिंपल फार्मूला यूज नहीं होना, बल्कि साथ कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो कॉस थीटा है इसको यहाँ पर क्या बोलते थे, पावर फैक्टर। तो थीटा जो है यहाँ कितना है 10.2, वो पुट करेंगे। वी की वैल्यू 240 है, आई आर एम एस आपने कैलकुलेट किया दैट इज़ 11.8, तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है जी। यहाँ पर याद रखने कि ये जो हमारे पास जो है वो ये सिंपल वैल्यूज़ नहीं होती, ये आर एम एस वैल्यूज़ होती हैं। वी भी आर एम एस है, वैल्यू है, और यहाँ पर जो है वो दूसरा आई जो है ये भी आर एम एस वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। ये असल में आर एम एस वैल्यूज़ होती हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आई आर एम एस जो है वो लिखना मुनासिब है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो वोल्टेज भी आपने वी आर एम एस पुट किया और आई आर एम एस भी यहाँ पे पुट किया, साथ जो एंगल फेज एंगल, और आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अगर गौर करें तो हमारे पास बड़ा सिंपल है कि देखते जाएं कि हम ना स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल हो रहे हैं। पहले मैं अपनी इम्पिडेंस कैलकुलेट करना सीखी, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना सीखी, या फेज एंगल फाइंड करना सीखी। अगले ही क्वेश्चन में उसने पावर डिसिपेशन पूछ लिया, जिसमें तीनों चीज़ें यूज होनी है। मतलब यहाँ पर देखें आई आर एम एस भी पुट करना पड़ेगा और कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर आपके पास आंसर आता है 16.7 जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटेंस आपको गिवन है और कनेक्टेड टू अ सोर्स वोल्टेज भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। बहुत सिंपल फार्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई क्या होता है XC, XC मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, और यहाँ से करंट जो है वो V ओवर XC आ जाएगा। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब XC जो है वो हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन इनडायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि XC जो इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो 1/2πfc के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ से आसान ये भी हो सकता है कि आप एक्स की वैल्यू सिंपली अलहदा से फाइंड कर लें और इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, या एक्स यहीं पे आपने पुट कर दिया। एक्स जो है वो आप सेपरेट भी फाइंड कर सकते हो। एक्स किसके इक्वल होती है जी, डेट इज 1/2πf इंटू सी, ठीक है जी। सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है, एफ फ्रीक्वेंसी है, दोनों ही गिवन है। तो यहाँ पर देखें उसने पुट किया और ये जो कि डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2πfc। यहाँ सी जो है ये क्या है, कैपेसिटेंस, वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन।
और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। नेक्स्ट देखें जी 16.8 ऑल्टरनेटिंग सोर्स का एक गिवन है जी, आपको 12 वोल्ट फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कैपेसिटर के अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। तो ये एक आरसी सीरीज सर्किट है। हमें क्या फाइंड करना है? फेज एंगल। वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, फेज एंगल फाइंड करना है। अच्छा फेज जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है? फेज का फॉर्मूला था टेंजेंट इनवर्स एक्स सी ओवर आर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है लेकिन यहाँ पर हमें एक्स सी नहीं गिवन, तो एक्स सी पहले जो है वो यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे 1 ओवर ओमेगा सी 1 ओवर 2 पाई एफ सी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1061.57 जो है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ओहम। इसका यूनिट जो है वो क्या होगा? ओहम। ये हमने यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब देखें कि यहाँ फेज एंगल फाइंड करना तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जो है एक्स सी ओवर आर, वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 46.7। सो इट्स वेरी सिंपल। दो फॉर्मूले हमने, बल्कि एक ही सिंगल ही फॉर्मूला, यहाँ एक्स सी की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप सेपरेट सेपरेट वैल्यूज जो है वो फाइंड करके पुट किया करें, आंसर प्रिसाइज आते हैं। 10.9 जी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्किट जो है विच इंक्लूड्स अ कॉइल, इंडक्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस गिवन है 2.5, कैपेसिटेंस गिवन है 40 इंटू 10⁻⁻�6। आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी इक्वल होती है? 1/2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। यहाँ जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे, एल और सी जो है इंडक्टेंस हमें गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 15.92 हर्ट्ज। यहाँ बस जस्ट ये है कि आपने कैलकुलेशन केयरफुली सॉल्व करनी है। लेकिन जैसे ये 10⁻⁻⁶ था तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 10⁻⁻³ हो जाएगा। बाकी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 होता है, तो देखें स्क्वायर रूट खत्म हो गया, वहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो वाइजली आपने जस्ट कैलकुलेशन जो है उसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन जी, इसमें 10 एन इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस कॉइल गिवन है 150 माइक्रो हेनरी एंड कनेक्टेड इन पैरेलल वेरिएबल कैपेसिटर हुज, कहता है कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 पिकोफैरड टू 20 पिकोफैरड, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज। फार्मूला जो है वो हमारे पास यही वाला यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी वाला, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है वो कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फाइंड करनी होगी तो यहाँ कैपेसिटेंस मिनिमम पुट करनी है, और जब आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम फाइंड करनी है तो यहाँ कैपेसिटेंस मैक्सिमम पुट करनी है। चूँकि डिनोमिनेटर में है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है अब यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, लेकिन कैपेसिटेंस तो आप मिनिमम पुट करोगे। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम फाइंड करनी है तो यहाँ कैपेसिटेंस मैक्सिमम पुट करोगे, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है। तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम पुट करने से फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ जाएगी, और कैपेसिटेंस मिनिमम पुट करने से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा, आपने अब करना ये है कि इस सारे क्वेश्चंस को जो है 1 बाय 1 सॉल्व करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन जो है ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चूँकि मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो साथ साथ कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से जो है वो साथ साथ ही सॉल्व करते जाएं। वीडियो पॉज कर लें, जो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसको पहले सॉल्व करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद जो है वो आप जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे तो आगे वीकेंड आ रहा है, तो आपने फिर जो है वो एग्जांपल्स भी इसकी सारी सॉल्व करनी है। अगर इसको एग्जांपल की सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो उससे डायरेक्ट डिस्कस कर सकता है, मैं उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। मुझे इजाज़त दें बेटा, इंशाल्लाह मंडे से जो है वो हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने चैप्टर 16 मिस किया किसी तरह से भी, वो साथ साथ जो है वो रहेगा इंशाल्लाह। 17 चैप्टर स्टार्ट से अगर साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।